नमस्कार। कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में खासकर यूपीएससी और स्टेट पीएससीज में एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण एक बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है। तो आज हम इसी फाउंडेशनल चैप्टर को समझने वाले हैं बिल्कुल सोर्स से, ताकि आपकी जो नींव है वो एकदम मजबूत हो जाए। तो ये पूरी बात शुरू होती है कहानी से। कहानी है रवि की। होता क्या है कि वो लंबी छुट्टियों के बाद जब अपने स्कूल लौटता है तो देखता है कि अरे, स्कूल के पास जो खेल का मैदान था वो तो खुद चुका है। अब अपने आसपास ये जो बदलाव वो देखता है ना, उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। और बस यहीं से उसके मन में एक सवाल उठता है, पर्यावरण के बारे में। और रवि की यही जो क्यूरियोसिटी है वही हमें हमारे मेन सवाल तक ले आती है। आखिर ये पर्यावरण है क्या? मतलब जब हम ये शब्द बोलते हैं एनवायरनमेंट, तो इसका असल मतलब क्या होता है? चलिए इसी को जरा अच्छे से समझते हैं। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हम एक एक करके इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले पर्यावरण क्या है, फिर देखेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट के डोमेन्स को समझेंगे। फिर बात होगी इकोसिस्टम की, मतलब परितंत्र क्या होता है। और आखिर में हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट को। तो चलिए सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ये पर्यावरण है क्या? और जानते हैं सोर्स हमें इसकी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन देता है। टीचर के हिसाब से जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। कितना सिंपल है ना? इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल की बिल्डिंग, डेस्क्स, कुर्सियां, यहां तक कि वो खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट और हमारे दोस्त भी, ये सब कुछ हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि हमारे आसपास की हर चीज पर्यावरण है, तो फिर इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसके घटक मतलब कंपोनेंट्स क्या हैं। चलिए देखते हैं कि पर्यावरण आखिर किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो देखिए, पर्यावरण के कंपोनेंट्स को हम मोटे तौर पर 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला नेचुरल यानी प्राकृतिक, दूसरा ह्यूमन मेड यानी मानव निर्मित, और तीसरा ह्यूमन यानी खुद इंसान। अब नेचुरल कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें वो सारी चीजें आती हैं जो हमें नेचर से मिली हैं, जैसे कि पानी जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, हवा यानी एटमॉस्फेयर, जमीन यानी लिथोस्फीयर, और सभी लिविंग थिंग्स मतलब बायोस्फीयर। ये सब हमारे प्लैनेट के कह सकते हैं फाउंडेशनल पिलर्स हैं। फिर आता है दूसरा कंपोनेंट, ह्यूमन मेड। इसमें जैसा कि नाम से ही साफ है, वो सब कुछ आता है जिसे इंसानों ने बनाया है, जैसे बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, सड़कें, इंडस्ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स। ये सब क्या हैं? ये सब हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट पर इंसानी एक्टिविटीज का ही तो नतीजा है। और तीसरा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तीसरा कंपोनेंट है ह्यूमन खुद। मतलब एक इंडिविजुअल, उसकी फैमिली, कम्युनिटी, धर्म, एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सारे सोशल स्ट्रक्चर्स भी हमारे एनवायरनमेंट का ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आता है बायोटिक और एबायोटिक का। बायोटिक यानी जैविक, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया, जैसे पेड़ पौधे, जानवर। और एबायोटिक यानी अजैविक, मतलब नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि जमीन। एग्जाम्स में ये अंतर अक्सर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। तो चलिए अब जरा नेचुरल एनवायरनमेंट के जो 4 मेन डोमेन्स हैं उन्हें थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अर्थ के सिस्टम को समझने के लिए इन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी बात जो यहां समझनी है वो ये है कि ये चारों डोमेन्स, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये अलग अलग नहीं हैं। ये सब एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हैं, और लाइफ, जीवन, इन्हीं के इंटरैक्शन से पॉसिबल हो पाता है। सबसे पहले बात करते हैं लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल की। ये क्या है? ये अर्थ का सॉलिड क्रस्ट, मतलब जो सबसे हार्ड टॉप लेयर है, वो है। ये रॉक्स और मिनरल्स से बना है, और इसके ऊपर सॉइल की एक पतली परत होती है। जंगल, खेती के लिए जमीन, रहने के लिए बस्तियां, सब हमें इसी पर मिलती हैं। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये पानी का डोमेन है। इसमें नदियां, झीलें, समुद्र, महासागर, पानी के जितने भी सोर्सेज हैं वो सब आ जाते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि ये सभी लिविंग बीइंग्स के लिए कितना जरूरी है। फिर आता है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। ये हवा की वो पतली परत है जो हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। पता है इसे कौन थाम कर रखता है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स।
और ये परत हमें सूरज की हार्मफुल रेस से भी बचाती है। और आखिर में बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। ये अर्थ का वो नैरो जोन है जहां जमीन, पानी और हवा तीनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं ताकि लाइफ सपोर्ट हो सके। जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं वो सब मिलकर इसे बनाते हैं। सीधी सी बात है, सारी लाइफ यहीं मौजूद है। ठीक है, तो हमने एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स और डोमेन्स तो समझ लिए। अब जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। ये वो सिस्टम है जो इन सब को आपस में जोड़ता है। तो इकोसिस्टम है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ और साथ ही अपने आसपास के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और ये पूरा इंटरैक्शन होता कैसे है? एनर्जी और मटेरियल के ट्रांसफर से। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, तो इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक तालाब। ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है। कैसे? भाई वहाँ पानी है, जलीय पौधे हैं, मछलियाँ हैं, मेंढक हैं, दूसरे जीव हैं, और ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और बन गया एक सिस्टम। चलिए अब आते हैं अपने फाइनल और शायद सबसे रेलेवेंट हिस्से पर, ह्यूमन एनवायरनमेंट। देखिए, इंसान सिर्फ एनवायरनमेंट का एक हिस्सा नहीं है, वो इसमें एक्टिवली बदलाव भी करता है। इंसानों का एनवायरनमेंट के साथ जो रिश्ता है ना, वो टाइम के साथ बहुत बदला है। शुरू में अर्ली ह्यूमंस ने क्या किया, उन्होंने खुद को नेचर के हिसाब से ढाल लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने फसल उगाना सीखा, जानवरों को पालना सीखा, सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, और आज इन्फॉर्मेशन एज है जिसने कम्युनिकेशन को इतना आसान और तेज बना दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर इंसान अपने एनवायरनमेंट में इतने बदलाव करता क्यों है? जवाब बहुत सीधा है, ऐसा हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। सीधी सी बात है, जैसे जैसे हमारी नीड्स बढ़ती गईं, हमने एनवायरनमेंट को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मॉडिफाई करना सीख लिया। और यहीं पर आके हम इस चैप्टर के सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। वो सवाल ये है कि नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच एक परफेक्ट बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट के फ्यूचर के लिए भी बहुत बहुत क्रिटिकल है। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके ठीक नीचे आखिर क्या छिपा है? आज हम पृथ्वी के अंदर की दुनिया यानी चट्टानों और खनिजों के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ सुनने में दिलचस्प नहीं है, बल्कि यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, हम पृथ्वी के सेंटर तक क्यों नहीं जा सकते? ये सवाल हमें एहसास दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना पावरफुल है। सोचिए, पृथ्वी का केंद्र लगभग 6000 किलोमीटर गहरा है। वहाँ का तापमान सूरज की सतह जितना है और प्रेशर इतना ज़्यादा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन एक्सट्रीम कंडीशंस की वजह से वहाँ पहुँचना लिटरली नामुमकिन है। अब जाहिर है सेंटर तक तो हम जा नहीं सकते, तो चलिए अपना ध्यान वहां लगाते हैं जहां सारा एक्शन हो रहा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर। यही वो डायनामिक जोन है जहां प्लेट मूवमेंट्स, ज्वालामुखी और इरोजन जैसी प्रक्रियाएं लगातार चट्टानों को बनाती और तोड़ती रहती हैं। और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इन प्रक्रियाओं को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो पहली किस्म है अवसादी शेल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। ये चट्टानें एक तरह से टाइम कैप्सूल्स की तरह हैं। होता क्या है कि हवा, पानी या बर्फ, ये सब छोटे छोटे कण जिन्हें हम अवसाद या सेडिमेंट कहते हैं, बहा कर लाते हैं। ये परत दर परत जमते जाते हैं और लाखों सालों के प्रेशर में पत्थर बन जाते हैं। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर इसके बढ़िया एग्जाम्पल हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें अक्सर फॉसिल्स मिलते हैं जो हमें पृथ्वी के पास्ट की कहानी बताते हैं। पर एक मिनट, क्या चट्टानें हमेशा एक जैसी रहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक कंटिन्यूअस साइकिल का हिस्सा है जिसे शेल चक्र या रॉक साइकिल कहते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से कोई भी रॉक, चाहे वो सेडिमेंट्री हो या कोई और, अपना पूरा रूप, अपनी पूरी बनावट ही बदल सकती है। इसी कमाल के ट्रांसफॉर्मेशन को रूपांतरण कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण देखते हैं। जब अवसादी चट्टान यानी चूना पत्थर पर जमीन के नीचे बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो इसके क्रिस्टल्स पूरी तरह रीअरेंज हो जाते हैं और ये बन जाता है खूबसूरत संगमरमर। जी हाँ, वही संगमरमर जिससे ताजमहल बना है। तो ये एक रूपांतरित शेल है। तो अब तक हमने दो खास तरह की चट्टानों को समझा। एक है अवसादी शेल जो सेडिमेंट से बनती है,
और दूसरी है रूपांतरित शेल, जो हीट और प्रेशर से अपना रूप बदल लेती है, जैसे चूना पत्थर का संगमरमर बन जाना। वैसे रॉक साइकिल का तीसरा हिस्सा आग्नेय चट्टानें हैं, जो पिघले हुए लावा के ठंडा होने से बनती हैं। इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सब चट्टानों की बात तो ठीक है, पर इसका हमारी डेली लाइफ से क्या लेना देना? सब कुछ, क्योंकि यही चट्टानें उन खनिजों का सोर्स हैं जिन्हें हम रोज हर दिन इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर जियोलॉजी हमारी जिंदगी से सीधे जुड़ जाती है। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जरा स्क्रीन पर दिखाई गई इन रोजमर्रा चीजों को देखिए। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये किन खनिजों से बनी है? सोचकर ही ताज्जुब होता है कि ये सब चीजें सीधे जमीन के अंदर से निकली हैं। और ये रहे जवाब। देखिए, तवा और हथौड़ा ये बनते हैं लोहे से, जो लौह अयस्क से निकाला जाता है। गहने सोना चांदी जैसे मिनरल से। और ये घंटी या दिया ये पीतल से बनते हैं, जो तांबे और जस्ते का मिक्सचर है। साफ है कि हमारी जिंदगी इन खनिजों पर कितनी ज्यादा डिपेंड करती है। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, एग्जाम की तैयारी। देखिए, यूपीएससी या बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में ना वो सिर्फ डेफिनेशन नहीं पूछते, वहां सवाल आते हैं मैच द फॉलोइंग वाले, या फिर एप्लीकेशन बेस्ड। मतलब आपको कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से जोड़ना पड़ता है। तो फिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कनेक्ट करना। जब रूपांतरित शेल पढ़ें तो दिमाग में ताजमहल आना चाहिए, जब लौह अयस्क पढ़ें तो किचन का तवा याद आना चाहिए। बस यही है एक्टिव लर्निंग। इस तरीके से ना पढ़ाई सिर्फ रट्टा मारना नहीं रह जाती, बल्कि एक्टिव ऑब्जर्वेशन बन जाती है। और जब चीजों को ऐसे समझा जाता है तो वो लंबे समय तक याद रहती हैं, और एग्जाम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना एकदम आसान हो जाता है। और अब जाते जाते एक सवाल, जरा अपने आसपास नजर दौड़ाइए। जो पेंसिल हाथ में है उसमें ग्रेफाइट है, दीवारों पर जो पेंट है उसमें भी मिनरल्स हैं, और स्मार्टफोन की बैटरी में लिथियम। सोचिए ऐसी और कौन कौन सी चीजें हैं जो सीधे जमीन से निकली हैं। ये क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, क्योंकि यही क्यूरियोसिटी न सिर्फ एग्जाम क्लियर कराएगी बल्कि एक अवेयर सिटीजन भी बनाएगी। कभी सोचा है कि अगर हम धरती के केंद्र मतलब एकदम कोर तक खुदाई कर पाएं तो हमें वहां क्या देखने को मिलेगा? ये सिर्फ एक मजेदार सवाल नहीं है, बल्कि इसी सवाल में भूगोल की हमारी समझ की नींव छिपी है। तो देखिए, आज की हमारी यात्रा में 4 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पृथ्वी की परतों के बारे में, फिर उसके केंद्र तक का सफर तय करेंगे। उसके बाद समझेंगे कि पृथ्वी बनी किन चीजों से है, यानी चट्टानों के बारे में। और आखिर में देखेंगे कि ये सब कैसे कभी ना खत्म होने वाले चक्र में बंधा हुआ है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमारी पृथ्वी जानते हैं एक प्याज की तरह है, जिसमें एक के ऊपर एक कई परतें हैं। लेकिन समझने के लिए हम इन्हें मुख्य तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। ये 3 नाम हैं, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे ऊपर है पर्पटी यानी कि क्रस्ट, बीच में है मैंटल, और सबसे अंदर केंद्र में है क्रोड यानी कि कोर। अब जरा इन परतों का साइज देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। पर्पटी जिस पर हम सब रहते हैं वो पृथ्वी के कुल वॉल्यूम का सिर्फ 1% है, जबकि मेंटल अकेले 84% है और क्रोड 15%। ये आंकड़े परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जरा एक काल्पनिक सफर पर निकलते हैं, सतह से केंद्र की ओर, और इन परतों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। यहां एक बहुत ही आम सवाल आता है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? पर्पटी, मैंटल या क्रोड? जी हां, सही जवाब है पर्पटी। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी और सबसे पतली परत है, लेकिन इसकी मोटाई हर जगह एक जैसी नहीं है, ये अलग अलग होती है। देखिए, पर्पटी 2 तरह की होती है। एक है महाद्वीपीय पर्पटी जो जमीन वाली है, ये करीब 35 किलोमीटर मोटी होती है और बनी होती है सिलिका और एल्यूमिना से। सिलिका का सी और एल्यूमिना का एल मिलाकर बना सियाल। दूसरी है महासागरीय पर्पटी जो समुद्र के नीचे होती है। ये सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी है और सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है, यानी कि सीमा। अब पर्पटी के ठीक नीचे है विशाल मैंटल जो करीब 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। जैसा कि हमने देखा, पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। ये वैसे तो ठोस है, पर इसमें एक बहुत धीमी गति से बहाव भी होता रहता है। और सबसे आखिर में है, केंद्र में है क्रोड। इसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है।
ये मुख्य रूप से निकल और लोहे से बना है। निकल का Na और लोहे का Fe मिला के बना निफे। और यहाँ का तापमान सूरज की सतह के बराबर, जी हां, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। इस नंबर को नोट कर लीजिए, 6371 किलोमीटर। ये हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये। तो अब जब हम परतों को समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये परतें आखिर बनी किस चीज से हैं। हमारा अगला विषय है शेल, यानी कि चट्टानें। पृथ्वी की परपटी यानी क्रस्ट मुख्य रूप से 3 तरह की शैलों से बनी है। ये हैं आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय शैल की। इन्हें प्राथमिक शैल या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सभी चट्टानें कहीं न कहीं इन्हीं से बनती हैं। ये तब बनती हैं जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। अच्छा, आग्नेय शैल भी 2 तरह की होती हैं। जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी के सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है तो बनती है बहिर्भेदी शैल, जैसे बेसाल्ट। और जब मैग्मा सतह के नीचे ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो बनती है अंतर्भेदी शैल, जैसे ग्रेनाइट, जिसके दाने काफी बड़े होते हैं। चलिए अब एक और सवाल। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम्स का। जीवाश्म यानी फॉसिल्स किस तरह की चट्टानों में मिलते हैं? और इसका सही जवाब है अवसादी शैल। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चट्टानें हवा, पानी से लाए गए छोटे छोटे कणों की परतों के जमने से बनती हैं। और इसी प्रोसेस में मरे हुए पौधे और जानवर इन परतों के बीच में दब जाते हैं और लाखों सालों में जीवाश्म बन जाते हैं। और हमारी तीसरी तरह की शैल है कायांतरित शैल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, काया का अंतरण यानी रूप का बदलना। जब बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से आग्नेय या अवसादी शैलों का रूप और गुण बदल जाता है तो वे कायांतरित हो जाती हैं, जैसे कि चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम देखेंगे कि ये तीनों तरह की चट्टानें कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक बहुत ही शानदार और कभी ना खत्म होने वाले चक्र में। ये शैल चक्र एक अंतहीन कहानी जैसा है। मैग्मा ठंडा होता है, आग्नेय शैल बनती है। ये शैल टूटकर छोटे छोटे कणों यानी अवसाद में बदलती है, जो दबकर अवसादी शैल बन जाती है। फिर गर्मी और दबाव से ये दोनों शैलें कायांतरित शैल में बदल जाती हैं और आखिर में कोई भी शैल बहुत ज्यादा गर्मी से पिघलकर वापस मैग्मा बन सकती है और फिर ये चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। ये कोड इस पूरी प्रक्रिया का सार बताता है। शैल चक्र कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये करोड़ों सालों से हमारे ग्रह को आकार देने वाली एक लगातार चलने वाली कहानी है। तो चलिए, जाने से पहले आज के मुख्य बिंदुओं को फटाफट दोहरा लेते हैं। सबसे पतली परत कौन सी है? परपटी। आयतन में सबसे बड़ी? मैंटल। क्रोड किससे बना है? नीफे से। प्राथमिक शैल कौन सी हैं? आग्नेय। और जीवाश्म किस में मिलते हैं? अवसादी शैल में। इन पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। और अंत में आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। ये जो शैल चक्र है, इसे लगातार चलाने वाली ताकतें कौन सी हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स और पानी का बहाव ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि पृथ्वी का ये रिसाइकलिंग प्रोसेस कभी रुके ही नहीं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर गौर करने वाले हैं कि कैसे भूगोल का एक फाउंडेशनल चैप्टर यूपीएससी और बीपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर सकता है। तो सवाल सीधा है, क्लास 7th की एक किताब और देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक, इन दोनों का आखिर क्या कनेक्शन है? चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। इन बेसिक कंसेप्ट्स को समझना सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है। असल में यही वो समझ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है। तो आइए शुरुआत करते हैं धरती के अंदर से, उन शक्तिशाली एंडोजेनिक फोर्सेस यानी अंतर्जनित बलों से जो हमारी पृथ्वी को अंदर से शेकाल देती हैं। जरा सोचिए, हमारी धरती की पूरी सतह असल में कुछ विशाल टुकड़ों में बंटी हुई है। ये टुकड़े, जिन्हें हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, नीचे पिघले हुए मैग्मा पर बहुत धीरे धीरे, और जब ये विशाल प्लेट्स हिलती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं तो जमीन के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी से जो कंपन पैदा होता है उसे ही हम भूकंप कहते हैं। अब ये वाला पॉइंट एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। फोकस यानी उद्गम केंद्र वो जगह है जहां जमीन के नीचे भूकंप शुरू होता है, और एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र ठीक उसके ऊपर जमीन की सतह पर होता है, जहां तबाही अक्सर सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, एक नंबर याद रखिए,
7.0 रिक्टर स्केल पर 7 या उससे ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप को एक बड़ा भूकंप माना जाता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ज्वालामुखी भी एक एंडोजेनिक फोर्स ही है। एक तरह से ये पृथ्वी का सेफ्टी वॉल्व है जो अंदर की जबरदस्त गर्मी और प्रेशर को बाहर निकालता है। इस तस्वीर में देखिए, साफ पता चल रहा है कि कैसे जमीन के बहुत नीचे मैग्मा चेंबर से पिघला हुआ मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और लावा के रूप में बाहर फटता है और क्रेटर बनाता है। तो ये तो थी अंदर की कहानी। अब देखते हैं कि बाहर से कौन सी ताकतें यानी एक्सोजेनिक फोर्सेस हमारी धरती की सतह को तराशने का काम करती हैं। ये हैं प्रकृति के 4 सबसे बड़े मूर्तिकार: नदी, समुद्री लहरें, बर्फ और हवा। ये चारों लगातार हमारी धरती के लैंडस्केप को बदलते रहते हैं। कभी कुछ मिटाते हैं तो कभी कुछ नया बनाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, हजारों साल लग जाते हैं। नदी अपने साथ लाए मलबे को जमा करती जाती है और इसी से डेल्टा जैसी उपजाऊ जमीन बनती है जो खेती के लिए बहुत अहम होती है। यहां देखिए समंदर की लहरों का कमाल। ये लहरें लगातार चट्टानों से टकराकर पहले एक समुद्री गुफा बनाती हैं और फिर धीरे धीरे उसे और काटकर एक शानदार सी आर्च यानी समुद्री मेहराब बना देती हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उस मेहराब की छत भी टूटकर गिर जाती है तो सिर्फ ये ऊंचे पिलर बचते हैं जिन्हें हम स्टैक्स कहते हैं। ये इरोजन की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। ग्लेशियर यानी बर्फ की नदियां किसी विशाल बुलडोजर की तरह काम करती हैं। वो अपने रास्ते में आने वाली घाटियों को चौड़ा और गहरा कर देती हैं और जब वो पिघलते हैं तो अपने साथ लाया हुआ सारा मलबा वहीं छोड़ जाते हैं, जिसे हम मोरेन कहते हैं। हवा भी एक कमाल की मूर्तिकार है। जब हवा बहुत बारीक रेत को उड़ाकर बहुत बड़े इलाके में जमा कर देती है तो उससे लोएस के मैदान बनते हैं, जैसे चीन का लोएस पठार जो दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। तो इन्हीं अंदरूनी और बाहरी ताकतों की लगातार खींचतान से हमारे पृथ्वी पर तरह तरह की खूबसूरत भू आकृतियां यानी लैंडफॉर्म्स बनती हैं। एक तरफ लहरों के काटने की ताकत से ऊंची ऊंची चट्टानें बनती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं लहरों के जमा करने की ताकत से खूबसूरत शांत समुद्र तट तैयार होते हैं। एक ही ताकत, दो अलग अलग काम। और ये एक क्लासिक फैक्ट है जो सीधे सीधे नदी के इरोजन का नतीजा है। वेनेजुएला का एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, ये ऐसा फैक्ट है जो हमेशा याद रहना चाहिए। लेकिन यह सारा ज्ञान सिर्फ किताबों के लिए नहीं है। इसका सीधा असर हमारी सुरक्षा पर पड़ता है और हाँ, हमारी परीक्षा में सफलता पर भी। ये जानकारी सिर्फ एकेडमिक नहीं है, ये सचमुच में किसी की जान बचा सकती है। आइए देखते हैं कि कैसे। बस ये 3 कदम याद रखने हैं: झुको, छिपो और कसकर पकड़ो। ये बहुत ही सरल लेकिन सबसे जरूरी सेफ्टी ड्रिल है जो भूकंप के दौरान सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है। जब इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ मजबूत होती है तभी बड़े और मुश्किल सिलेबस को समझना आसान हो जाता है। यही सफलता का पहला कदम है। और आखिर में एक सवाल: इस किताबी ज्ञान से बाहर निकलकर क्या हम आज की दुनिया में, आज की खबरों में, जैसे हाल में आए किसी भूकंप या चक्रवात में, पृथ्वी को बदलने वाली इन ताकतों को काम करते हुए देख सकते हैं? सोचिएगा जरूर। हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए, चाहे यूपीएससी की तैयारी हो या किसी भी स्टेट पीएससी की, इस चैप्टर से सवाल बनते ही बनते हैं। तो आइए इसके हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े पहाड़, पठार और मैदान हमें दिखते हैं, ये आखिर बन कैसे गए? इसका जवाब उन ताकतों में छिपा है जो हर पल, जी हां, इसी वक्त भी हमारी पृथ्वी को लगातार बदल रही हैं। और यकीन मानिए, इसी जवाब में भूगोल के कई सवालों के नंबर भी छिपे हैं। तो कहानी शुरू होती है पृथ्वी की इन गतिशील प्लेटों से। ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिसे समझे बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। सबसे पहले तो दिमाग में ये बात बिठा लीजिए कि हमारी धरती की सतह कोई एक ठोस चीज नहीं है। ये तो लगातार हिलडुल रही है। तो ये स्थलमंडलीय प्लेटें हैं क्या? बहुत आसान है। समझिए कि ये जमीन के बहुत बड़े कठोर टुकड़े हैं और इन्हीं टुकड़ों पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। एक तरह से तैर रहे हैं, जैसे पानी पर लकड़ी के बड़े बड़े तख्ते। परीक्षा में इसकी परिभाषा सीधी सीधी पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये प्लेटें स्थिर नहीं है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है ना,
उसके ऊपर ये बहुत ही धीमी गति से खिसक रही हैं। इतनी धीमी कि हमें पता भी नहीं चलता, हर साल बस कुछ मिलीमीटर। पर सोचिए, जब यही मामूली सी हरकत करोड़ों साल तक होती है तो हिमालय जैसे विशाल पर्वत खड़े हो जाते हैं। अब मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। ये दो महाशक्तियां हैं जो पृथ्वी की सतह को बनाने और बिगाड़ने का काम करती हैं। एक जो धरती के अंदर से काम करती हैं, उसे कहते हैं अंतर्जनित बल, और दूसरी जो सतह के ऊपर से काम करती हैं, वो है बहिर्जनित बल। ये फ्लो चार्ट इसे तो दिमाग में एकदम छाप लीजिए। ये पूरे अध्याय का सार है। देखिए, पृथ्वी की गतियों को दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है, एंडोजेनिक यानी अंदरूनी और एक्सोजेनिक यानी बाहरी। सिर्फ इस एक चार्ट को समझने से कई एमसीक्यू सवाल चिटकियों में हल हो सकते हैं। अब जरा इन दोनों की तुलना देखें, ये बहुत जरूरी है। अंतर्जनित बल यानी जो अंदर से आते हैं वो अचानक हलचल पैदा करते हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। वहीं बहिर्जनित बल सतह पर धीरे धीरे लगातार काम करते हैं, जैसे नदी का बहना, हवा का चलना। एक तरह से एक विनाशक है तो दूसरा रचनाकार। तो पहले बात करते हैं अंदर की शक्ति यानी अंतर्जनित बल के सबसे ड्रामेटिक रूप की, भूकंप और ज्वालामुखी। ये वो विषय हैं जो परीक्षा लेने वालों को बहुत पसंद आते हैं। ज्वालामुखी क्या है ये? सीधी सी बात है, ये पृथ्वी की सतह पर एक खुला हुआ मुंह है, एक वेंट, जिससे धरती के अंदर का पिघला हुआ गर्म मैग्मा लावा बनकर अचानक बाहर निकल पड़ता है। ये एंटोजेनिक फोर्स का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और जब वही स्थलमंडलीय प्लेटें हिलती हैं या टकराती हैं तो जमीन में कंपन होता है, धरती कांप उठती है। इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। अब ये जो डायग्राम है ना, इसमें भूकंप की पूरी कहानी है। चलिए इसे समझते हैं। पहला कीवर्ड, इसे नोट कर लीजिए, उद्गम केंद्र, जिसे अंग्रेजी में फोकस कहते हैं। ये वो असल जगह है जमीन के अंदर जहां से भूकंप की ऊर्जा पैदा होती है। याद रखिए, ये जगह जमीन के अंदर होती है। और ये रहा दूसरा कीवर्ड, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। ये उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर जमीन की सतह पर मौजूद बिंदु है। सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर होता है, क्योंकि भूकंप की लहरें सबसे पहले और सबसे ताकतवर रूप में यहीं पहुंचती हैं। फोकस और एपिसेंटर का ये फर्क समझना परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। ये तस्वीरें गुजरात के भुज में आए भूकंप की हैं। ये हमें बस ये याद दिलाती हैं कि जमीन के अंदर की ये ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है। और हाँ, ये टॉपिक सिर्फ भूगोल का नहीं है, ये आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के पेपर से भी सीधा जुड़ता है। चलिए विनाश से अब रचना की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन बाहरी शक्तियों की यानी बहिर्जनित बलों की, जो एक कलाकार की तरह बड़े धीरज के साथ पृथ्वी की सतह को नया आकार देती हैं। ये कलाकार हैं नदी, पवन, ग्लेशियर और समुद्री तरंगे। जैसे नदी को ही ले लीजिए, जब ये किसी ऊंची और कठोर चट्टान से नीचे गिरती है तो क्या बनता है? एक खूबसूरत झरना यानी वाटरफॉल। ये जमीन के कटाव, जिसे हम अपरदन कहते हैं, उसका एक शानदार उदाहरण है। और जब यही नदी मैदानी इलाकों में पहुंचती है तो इसकी रफ्तार कम हो जाती है और ये सांप की तरह बल खाकर चलने लगती है। इन बड़े बड़े मोड़ों को कहते हैं विसर्प या मियांडर। कभी कभी नदी अपना रास्ता सीधा कर लेती है और ये मुड़ा हुआ हिस्सा कटकर अलग हो जाता है। इसी से बनती है एक झील, जिसे छाड़ झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। ये दोनों नाम और इनके बनने का तरीका दोनों ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जरा समंदर के किनारे चलते हैं। वहां भी यही कहानी चलती है। समंदर की लहरें लगातार चट्टानों से टकराती हैं और उन्हें काटती रहती हैं। पहले समुद्री गुफाएं बनती हैं और जब ये गुफाएं आर पार हो जाती हैं तो तटीय मेहराब यानी सी आर्चेस बन जाते हैं। पहाड़ों पर बर्फ की नदियां यानी हिमनद या ग्लेशियर भी जमीन को खुरचते हुए आगे बढ़ते हैं और जब ये पिघलते हैं तो अपने साथ लाए गए पत्थर, रेत और मिट्टी को वहीं जमा कर देते हैं। इसी जमाव को हिमोड़ या ग्लेशियल मोरेन कहते हैं। ये शब्द हिमोड़, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और रेगिस्तान का मुख्य कलाकार कौन है? वो है हवा यानी पवन। हवा रेत को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह इकट्ठा करती है, जिससे रेत के टीले बन जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं बालू टिब्बा या सैंड ड्यून। और जब यही महीन रेत उड़कर बहुत बड़े इलाके में जमा हो जाती है तो उसे कहते हैं लोएस, LOESS। तो ठीक है, पूरी कहानी तो हमने देख ली, अंदर की ताकत, बाहर की ताकत सब समझ लिया।
अब फटाफट एकदम तेजी से वो सारे मुख्य बिंदु दोहरा लेते हैं जो इस चैप्टर से आपकी परीक्षा की नोटबुक में होने ही चाहिए। स्क्रीन पर दिख रहे इन शब्दों को देखिए। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये अपने आप में एक एक सवाल हैं। अंतर्जनित और बहिर्जनित बल में क्या अंतर है? फोकस और एपिसेंटर कहाँ होते हैं? विसर्प, छाण झील, हिमोड़, बालू टिब्बा और लोएस ये कौन बनाता है? अगर इन सब के जवाब पता हैं तो समझिए ये चैप्टर आपके मुट्ठी में है। चलिए जाते जाते एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। सवाल यह है कि लोएस का जमाव या निक्षेपण इनमें से कौन सी शक्ति करती है? नदी, पवन या फिर हिमनद? जरा सोचिए, अभी हमने इसकी बात की थी। सही जवाब ढूंढना इस बात का सबूत होगा कि ध्यान यही था। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो टॉपर्स होते हैं वो इस अकेले चैप्टर पर इतनी मेहनत करते क्यों हैं? इसमें ऐसा क्या है भाई? क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो पूरे फिजिकल ज्योग्राफी की बुनियाद है। सोचिए, अगर ये समझ आ गया तो क्लाइमेट, मौसम की सारी घटनाएं, यहां तक कि एनवायरनमेंट से जुड़े जो मुश्किल सवाल होते हैं ना, वो भी एकदम आसान लगने लगेंगे। तो चलिए साथ मिलकर इस बुनियाद को एकदम मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वायुमंडल या एटमॉस्फेयर है क्या? बहुत आसान शब्दों में इसे पृथ्वी के चारों ओर लिपटी हुई हवा की एक मोटी चादर समझिए, एक कंबल की तरह। और यही वो कंबल है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है और हमारी पृथ्वी पर जीने के लिए एक सही टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब ये जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, ये कोई एक चीज नहीं है। असल में ये कई अलग अलग गैसों का एक मिक्सचर है। तो आइए जरा इसके कॉम्पोजिशन को समझते हैं। अब इस मिक्सचर में सबसे दिलचस्प बात है इनका अनुपात। देखिए, सबसे ज्यादा लगभग 78% नाइट्रोजन है, बहुत ज्यादा। उसके बाद आती है हमारी जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन, करीब 21%। और वो जो बचा हुआ सिर्फ 1% है ना, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी सारी गैसें आ जाती हैं। तो पॉइंट ये है कि हर गैस का अपना एक बहुत जरूरी काम है। जैसे नाइट्रोजन, वो पौधों को बढ़ने में मदद करती है। ऑक्सीजन हम सब जानते हैं, हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है? ये पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को रोककर हमारे प्लैनेट को गर्म रखती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये जरूरी है, लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए तो चिंता की बात बन जाती है। अच्छा, अब वायुमंडल के स्ट्रक्चर को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? हम जमीन से शुरू करके ऊपर स्पेस की तरफ एक सफर पर निकलते हैं। इसे 5 अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। ये देखिए, ये है हमारी इस यात्रा का मैप। हम सबसे नीचे वाली लेयर से शुरू करेंगे और सीधा स्पेस की बाउंड्री तक जाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इन 5 परतों के नाम और इनका जो क्रम है, शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये बहुत बहुत जरूरी हैं। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है क्षोभमंडल। ये सबसे नीचे वाली और हमारे लिए सबसे जरूरी लेयर है। क्यों? क्योंकि हम इसी में रहते हैं, सांस लेते हैं। मौसम की जितनी भी हलचल है ना, बारिश, कोहरा, ओले पड़ना, सब कुछ इसी परत में होता है। इसकी एवरेज हाइट करीब 13 किलोमीटर तक है। क्षोभमंडल की ठीक ऊपर है समतापमंडल। इसकी सबसे बड़ी पहचान और एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल यहीं पर है, ओजोन लेयर। जी हां, यही वो परत है जो एक शील्ड की तरह हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। और एक और मजेदार बात, यहां मौसम की कोई गड़बड़ी नहीं होती, बिल्कुल शांत। इसीलिए जेट प्लेन्स इसी लेयर में उड़ना पसंद करते हैं। चलिए और ऊपर चलते हैं। तीसरी लेयर, मध्यमंडल। इसे आप हमारा स्पेस गार्ड भी कह सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब अंतरिक्ष से उल्कापिंड या मीटियोर्स तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं तो इसी लेयर में आते ही फ्रिक्शन की वजह से जलकर खाक हो जाते हैं। इसके ऊपर आती है बाह्य वायुमंडल। यहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। इसी परत का एक बहुत जरूरी हिस्सा है आयन मंडल। ये हमारे लिए बहुत काम का है। जो हम रेडियो सुनते हैं ना, पृथ्वी से जो रेडियो वेव्स भेजी जाती हैं वो इसी आयन मंडल से टकराकर वापस हम तक पहुंचती हैं। इसी से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, बहिर्मंडल। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी, सबसे ऊपरी परत है। यहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि लगभग ना के बराबर होती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहीं से धीरे धीरे तैरकर स्पेस में मिल जाती हैं। ये समझिए पृथ्वी के वायुमंडल और गहरे अंतरिक्ष के बीच की बाउंड्री है। तो वायुमंडल की परतों का ये सफर तो हमने पूरा कर लिया, लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। ये मौसम आखिर बनता कैसे है? ये हवा क्यों चलती है? ये प्रेशर और टेम्परेचर का क्या खेल है?
चलिए अब मौसम के इस इंजन को डिकोड करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एयर प्रेशर यानी वायु दाब को। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमारे ऊपर हवा का जो पूरा कॉलम है उसका वजन जो जमीन पर पड़ता है, बस वही एयर प्रेशर है। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पहाड़ों पर, वैसे वैसे हवा का दबाव कम होता जाएगा। अब टेम्परेचर और प्रेशर का एक बड़ा मजेदार रिश्ता है, एकदम उल्टा। जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है यानी गर्मी होती है, वहां हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। इससे बनता है एक लो प्रेशर एरिया। और लो प्रेशर का मतलब होता है बादल और बारिश वाला मौसम। और इसका उल्टा, जहां टेम्परेचर कम होता है यानी ठंड होती है, वहां हवा ठंडी और भारी होकर नीचे बैठती है। इससे बनता है हाई प्रेशर एरिया। और हाई प्रेशर का मतलब होता है साफ खुला आसमान। तो अब एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर। तो प्रकृति इस असंतुलन को कैसे ठीक करती है? हवा चलाकर। हवा कुछ और नहीं, बस हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाने वाली एयर है। नेचर का बैलेंसिंग एक्ट है ये। अब ये हवाएं या पवनें भी मोटे तौर पर 3 तरह की होती हैं। पहली हैं परमानेंट विंड्स, जैसे वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज, जो साल भर एक ही दिशा में चलती रहती हैं। दूसरी होती हैं सीजनल विंड्स, जिनका सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत का मॉनसून, जो मौसम के साथ अपनी दिशा बदल लेती हैं। और तीसरी हैं लोकल विंड्स, जो किसी खास इलाके में थोड़े समय के लिए चलती हैं, जैसे उत्तरी भारत में गर्मियों में चलने वाली लू। अच्छा, अब बात करते हैं नमी यानी मॉइस्चर की। हवा में जो पानी भाप के रूप में मौजूद होता है, उसे ही हम आर्द्रता या ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब होता क्या है कि जब ये नमी वाली हवा ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है और ये भाप पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इन्हीं से बनते हैं बादल। और जब ये बूंदें भारी होकर नीचे गिरने लगती हैं तो उसी को हम कहते हैं वर्षण यानी बारिश। ये बारिश भी कई तरह की होती है। पहली है संवहनीय वर्षा। ये तब होती है जब जमीन बहुत गर्म हो जाती है और हवा तेजी से ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है। दूसरी है पर्वतीय वर्षा। इसमें क्या होता है कि नमी से भरी हवा जब किसी पहाड़ से टकराती है तो उसे मजबूरी में ऊपर उठना पड़ता है और फिर बारिश हो जाती है। और तीसरा टाइप है चक्रवाती वर्षा। ये बड़े बड़े तूफानी सिस्टम्स या साइक्लोन्स के साथ होती है, जहां गर्म और ठंडी हवा की बड़ी बड़ी राशियां आपस में मिलती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हमारा वायुमंडल बस अलग अलग चीज़ों का कलेक्शन नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डायनामिक सिस्टम है, जहां हर एक चीज़, चाहे वो पड़ते हो, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो या नमी, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पर असर डालती हैं। तो आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, जो हर एग्जाम एस्पिरेंट को सोचना चाहिए। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये पूरा सिस्टम कितना इंटरकनेक्टेड और नाजुक है, तो जरा सोचिए, इसके किसी एक छोटे से हिस्से में बदलाव, जैसे कि हवा में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ जाना, इस पूरे ग्लोबल सिस्टम पर कितना बड़ा और कितना गहरा असर डाल सकता है। इस एक सवाल का जवाब आपको ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और यहां तक कि इंटरनेशनल रिलेशंस के कई सवालों को हल करने में मदद करेगा। जल यानी पृथ्वी पर जीवन का आधार, और यही जल सिविल सेवा परीक्षाओं में भूगोल का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भी है। तो आज हम स्लाइड्स के जरिए पृथ्वी के वाटर सिस्टम्स को समझेंगे, इसके लगातार चलने वाले साइकिल से लेकर महासागरों की विशाल धाराओं तक, और ये भी जानेंगे कि ये हमारे ग्रह को आकार कैसे देती हैं। चलिए एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? हम इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट तो कहते हैं, लेकिन ये आंकड़ा हमें बताएगा कि ये बात असल में कितनी सच है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के मौसम और जीवन को समझने की पहली सीढ़ी है। तो सबसे पहले आइए उस प्रोसेस को समझते हैं जो पृथ्वी के सारे वाटर सिस्टम्स को चलाता है। इसे कहते हैं वाटर साइकिल यानी जल चक्र। ये एक ऐसा सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है और जीवन के लिए बेहद जरूरी है। तो ये जल चक्र आखिर है क्या? इसे पानी के एक कभी न खत्म होने वाले सफर की तरह सोचिए। पानी महासागरों से भाप बनकर ऊपर आसमान में जाता है, वहां से बारिश बनकर जमीन पर लौटता है और फिर नदियों के रास्ते वापस महासागरों में पहुंच जाता है। मतलब ये एक कुदरती रीसाइक्लिंग सिस्टम है जो पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाता है। इस साइकिल के 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, इवैपोरेशन या वाष्पीकरण, जिसमें सूरज की गर्मी पानी को भाप में बदल देती है। दूसरा है कंडेंसेशन यानी संघनन, जिसमें यह भाप ठंडी होकर बादल बनाती है। और तीसरा है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण। जब ये बादल भारी हो जाते हैं तो पानी बारिश या बर्फ के रूप में धरती पर वापस आ जाता है।
अब जब हम ये जान गए हैं कि पानी घूमता कैसे है, तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ और कितना मौजूद है। ये समझना प्रतियोगी परीक्षाओं मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जुड़े सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 97.3%। ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है ना? ये हमारे ग्रह पर मौजूद कुल पानी का वो हिस्सा है जो एक ही बहुत बड़े सोर्स में पाया जाता है। जी हाँ, पृथ्वी का 97.3% पानी महासागरों का खारा पानी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखना है। हमारे ग्रह का लगभग सारा पानी पीने या खेती के लिए सीधे तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और यहीं से वाटर मैनेजमेंट की चुनौती शुरू होती है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी बताती है। 97.3% तो महासागरों में है, बाकी बचा उसमें से 2% बर्फ की चोटियों में जमा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ताज़ा पानी हमारे इस्तेमाल के लिए है, जैसे नदियों और झीलों का पानी, वो कुल पानी का बहुत ही छोटा हिस्सा है। नदियों में तो सिर्फ 0.0001% है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि पानी बचाना कितना जरूरी है। अच्छा, खारेपन की बात हो रही है तो एक मजेदार फैक्ट बताता हूं। इजराइल के डेड सी में नमक इतना ज्यादा है कि पानी बहुत डेंस मतलब सघन हो जाता है, और इसी वजह से लोग उस पर आसानी से तैर सकते हैं, डूबते ही नहीं। महासागर का पानी कभी भी शांत नहीं रहता, वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा गति में रहता है। चलिए अब इसकी गति के पहले प्रकार को समझते हैं। एक तो है आम लहरें और दूसरी है विनाशकारी सुनामी। हम सब ने समुद्र के किनारे लहरों को तो देखा ही है। ये तरंगे तब बनती हैं जब हवा समुद्र की सतह से टकराती है, और हवा जितनी तेज चलती है लहरें भी उतनी ही बड़ी बनती हैं। सिंपल। लेकिन सुनामी हवा से नहीं बनती, ये समुद्र के नीचे होने वाली बड़ी घटनाओं से बनती है, जैसे कि भूकंप या ज्वालामुखी फटना। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बंदरगाह की लहर, क्योंकि ये बंदरगाहों पर आके भारी तबाही मचाती है। अगर इसकी ताकत का अंदाजा लगाना हो तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2004 की हिंद महासागर सुनामी है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस सुनामी की ताकत इन आंकड़ों से साफ पता चलती है। सोचिए, 9.0 की तीव्रता का भूकंप, लहरें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज थीं और 15 मीटर से भी ज्यादा ऊंची। और हाँ, एग्जाम के लिए फैक्ट बहुत जरूरी है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट इसी सुनामी में पूरी तरह से डूब गया था। अब महासागर की दूसरी बड़ी हलचल पर आते हैं। ये लहरों की तरह अचानक नहीं आती, बल्कि एक लय में, और इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं ज्वार भाटा की। तो ज्वार भाटा असल में समुद्र के पानी के लेवल का दिन में 2 बार ऊपर उठना और नीचे गिरना है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है सूरज और चांद की शक्तिशाली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो महासागरों के पानी को अपनी ओर खींचते हैं। अब देखिए, जब सूरज, चांद और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तो उनकी मिलीजुली ताकत से सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, जिन्हें बृहत ज्वार भाटा या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। लेकिन जब वे एक राइट एंगल बनाते हैं तो उनका खिंचाव बढ़ जाता है, जिससे छोटे ज्वार आते हैं। इन्हें कहते हैं लघु ज्वार भाटा या नीप टाइड। अच्छा, तो ज्वार भाटा सिर्फ एक नेचुरल घटना नहीं है, इसके कई फायदे भी हैं। इससे जहाज़ों को बंदरगाह तक आने जाने में मदद मिलती है, मछुआरों को ज़्यादा मछलियां पकड़ने में आसानी होती है, और तो और इससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। चलिए अब महासागर की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी हलचल पर चलते हैं। ये हैं महासागरीय धाराएं, जो एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। तो ये महासागरीय धाराएं 2 तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। गर्म धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की गर्मी को ध्रुवों की ओर ले जाती हैं। वहीं ठंडी धाराएं जैसे लैब्राडोर धारा ध्रुवों के ठंडे पानी को भूमध्य रेखा की ओर लाती हैं। ये एक तरह से पृथ्वी का नेचुरल एयर कंडीशनर है। इस नक्शे में इन धाराओं का पूरा ग्लोबल नेटवर्क दिखता है। लाल रंग में गर्म धाराएं हैं और नीले रंग में ठंडी। ये एक विशाल नदी सिस्टम की तरह है, जो पूरी दुनिया में गर्मी को फैलाता है और पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल में रखता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, जिस जगह पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वो जगह दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का इलाका बन जाता है, जैसे जापान के पास। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, यहाँ घना कोहरा भी बनता है, जो जहाज़ों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, ये सभी गतियाँ, तरंगें, ज्वार भाटा और धाराएं,
ये सब मिलकर हमारे ग्रह के ग्लोबल क्लाइमेट को कैसे कंट्रोल करती हैं। इस पूरे सिस्टम को समझना ही भूगोल की असली खूबसूरती है, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमेशा ही बहुत जरूरी रहा है। तो चलिए इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर अपनी पकड़ को और भी मजबूत करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक हैरान कर देने वाले तथ्य से। हमारी पृथ्वी का सोचिए लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। तो क्या इसका मतलब यह है कि पानी की कोई कमी ही नहीं है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली कहानी कुछ और ही है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? 5 मुख्य बातें। पहले, हमारे ग्रह पर पानी का वितरण कैसा है, फिर वो कभी न रुकने वाला जलचक्र, और उसके बाद समुद्र की 3 अहम गतियां, लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं। एक तरह से ये रिवीजन के लिए एक परफेक्ट रोड मैप है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, एक पहेली जैसी। अगर हमारी धरती का इतना बड़ा हिस्सा पानी से ढका है, तो फिर पीने लायक यानी मीठा पानी इतना कम क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर सिविल सेवा परीक्षाओं में भी देखने को मिलता है। और इस पहेली का जवाब वो इस टेबल में छिपा है। जरा इस पर नजर डालिए। कुल पानी का लगभग 97.3% तो महासागरों में है, और वो खारा है। जो मीठा पानी है जैसे नदियां या झीलें, वो तो इसका एक बहुत बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। परीक्षा के लिहाज से ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं। अब यहां एक जरूरी टर्म आता है, सैलिनिटी यानी लवणता। इसका मतलब सिंपल सा है, 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक है। और महासागरों की औसत लवणता है लगभग 35 भाग प्रति 1000। मतलब हर 1 किलो समुद्री पानी में आपको 35 ग्राम नमक मिलेगा। उच्च लवणता को अगर समझना होना, तो इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। मृत सागर। यहां पानी इतना ज्यादा खारा और घना है कि लोग इस पे आराम से तैर सकते हैं, डूबते ही नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी पृथ्वी के ग्लोबल प्लम्बिंग सिस्टम की, यानी जल चक्र। ये भूगोल का एकदम बुनियादी कॉन्सेप्ट है, और परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल तो आते ही रहते हैं। जल चक्र यानी वाटर साइकिल है क्या? ये वो प्रक्रिया है जिससे पानी लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और जमीन के बीच घूमता रहता है। ये एक सटीक परीक्षा के लिए तैयार परिभाषा है। ये जो डायग्राम है, ये पूरी कहानी को एकदम जिंदा कर देता है। देखिए, सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, फिर ऊपर जाकर ठंडा होता है और बादल बनाता है, और आखिर में बारिश, बर्फ या ओले के रूप में वापस जमीन पर आ जाता है। ये चक्र ये कभी नहीं रुकता। तो इस पूरे चक्र के 3 मुख्य चरण हैं: वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन, फिर संघनन यानी कंडेंसेशन, और आखिर में वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। इन्हें याद रखना बहुत आसान है, और यही इस पूरे जल चक्र की बुनियाद है। चलिए अब हम महासागरों की गतियों पर आते हैं, और इसमें सबसे पहले बात करते हैं लहरों की। एक बात यहां साफ कर लेना जरूरी है कि लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, और इनके बनने के कारण भी बिल्कुल अलग हैं। देखिए, आम लहरें तो हवा से बनती हैं, लेकिन सुनामी ये बिल्कुल अलग है। ये तब बनती है जब समुद्र के नीचे कोई बहुत बड़ी हलचल हो, जैसे भूकंप आ जाए या ज्वालामुखी फट जाए। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है बंदरगाह लहर। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये आती है तो पूरे के पूरे बंदरगाह तबाह हो जाते हैं। इस तस्वीर से सुनामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जरा सोचिए, 15 मीटर मतलब लगभग 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की दीवार जब तेजी से आगे बढ़ती है तो कितनी तबाही मचा सकती है। 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। उस घटना ने हम सबको दिखाया कि ये प्राकृतिक आपदाएं कितनी ज्यादा विनाशकारी हो सकती हैं। लहरों के बाद अब बारी है ज्वार भाटा यानी टाइड्स की। याद है हमने कहा था कि लहरें हवा से बनती हैं? ज्वार का कारण हवा नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी। ये एक बहुत जरूरी अंतर है जिसे याद रखना चाहिए। तो चलिए एक क्विक सा सवाल। समुद्र के पानी का दिन में 2 बार एक लय में ऊपर उठना और नीचे गिरना, इसे क्या कहते हैं? लहर, ज्वार या धारा? बिल्कुल सही, इसका जवाब है बी, ज्वार। तो ये ज्वार आते कैसे हैं? ये डायग्राम इससे समझाता है।
असल में चांद और सूरज की जो ग्रेविटी है वो धरती के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं और इसी खिंचाव की वजह से ज्वार आते हैं। और ये तो एक क्लासिक परीक्षा का प्रश्न है। जब सूरज, चांद और धरती तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं तब आते हैं वृहद ज्वार, यानी सबसे ऊंचे ज्वार। और जब वे समकोण पर होते हैं तब बनते हैं लघु ज्वार, जो सबसे छोटे ज्वार होते हैं। पर ये ज्वार सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, इनके काफी व्यवहारिक उपयोग भी हैं। जैसे उच्च ज्वार के समय जहाज़ों को बंदरगाह में आने जाने में आसानी होती है। मछुआरों को भी फायदा होता है क्योंकि मछलियां किनारे के पास आ जाती हैं। और हाँ, इससे बिजली भी बनाई जाती है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी विषय पर, धाराएं यानी करंट्स। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें समुद्र के अंदर बहती हुई विशाल नदियों की तरह सोचा जाए, जो हमेशा एक ही दिशा में बहती रहती हैं। मोटे तौर पर धाराएं दो तरह की होती हैं, गर्म और ठंडी। गर्म धाराएं जैसे कि गल्फ स्ट्रीम भूमध्य रेखा से गर्मी को ध्रुवों की तरफ ले जाती हैं, और ठंडी धाराएं जैसे लैब्राडोर धारा इसका उल्टा करती हैं। वो ध्रुवीय क्षेत्रों से ठंडे पानी को भूमध्य रेखा की तरफ लाती हैं। और इन धाराओं का असर बहुत जबरदस्त होता है। ये तटीय तापमान को नियंत्रित करती हैं। जहां गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वो जगह मछली पकड़ने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक होती है। लेकिन हाँ, इन्हीं जगहों पर घना कोहरा भी बनता है, जिससे जहाज़ों के लिए नौ संचालन मुश्किल हो जाता है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सब सिर्फ भूगोल की किताबों की बातें नहीं हैं। ये सब जुड़ा हुआ है वैश्विक जलवायु से, व्यापार से और हमारी अर्थव्यवस्था से। अब एक सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है, इन वैश्विक धाराओं में अगर कोई बदलाव आता है तो इसका भारत के मॉनसून और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? तो आज हम भूगोल के एक ऐसे चैप्टर पर बात करने वाले हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी परीक्षा के लिए समझिए सवालों का एक गोल्ड माइन है। नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। चलिए इसको पूरी तरह से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अच्छा, तो हम इसे समझेंगे कैसे? हमारा प्लान बिल्कुल सीधा है। पहले हम देखेंगे कि वनस्पति और जलवायु का रिश्ता क्या है। फिर एक एक करके दुनिया के सारे जंगल, घास के मैदान और झाड़ियों को खंगालेंगे। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये सब हमारे एग्जाम्स, खासकर मेंस के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले उस एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, वो नींव जिस पर ये पूरा चैप्टर खड़ा है। देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी बात से, सलीमा की एक यात्रा से। जैसे जैसे वो हिमालय में ऊंचाई पर जाती है, वो नोटिस करती है कि अरे, नीचे जो साल और सागवान के जंगल थे वो अब नहीं हैं। उनकी जगह ले ली है नुकीली पत्तियों वाले शंकुधारी पेड़ों ने। और थोड़ा और ऊपर जाने पर तो बस छोटी छोटी घास ही दिखती है। तो सलीमा की इस यात्रा से हमें क्या पता चला? यही इस चैप्टर का गोल्डन रूल है कि किसी भी जगह की प्राकृतिक वनस्पति कैसी होगी, ये बस दो मेन चीजों पर डिपेंड करता है। एक, वहां का तापमान, और दो, वहां की नमी या बारिश। हाँ, ढलान और मिट्टी के मोटाई जैसे दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, पर प्रीलिम्स के लिए ये दो कीवर्ड्स, तापमान और नमी, सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और इन्हीं दो फैक्टर्स के आधार पर हम दुनिया की सारी नेचुरल वेजिटेशन को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, वन, जो वहां उगते हैं जहां तापमान और बारिश दोनों ज्यादा हों। दूसरे, घास के मैदान, जहां बारिश मॉडरेट यानी मध्यम होती है। और तीसरे, कंटीली झाड़ियां, जो सूखे इलाकों में मिलती हैं। ये क्लासिफिकेशन दिमाग में एक फ्रेमवर्क की तरह सेट कर लीजिए। तो चलिए अब अपनी पहली कैटेगरी में गोता लगाते हैं और सैर करते हैं दुनिया भर के अलग अलग तरह के वनों की। ये लीजिए, एक क्लासिक सवाल आ गया, पक्का कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में तो देखा ही होगा। एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है ये, और इसका जवाब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और हाँ, एक बात और, यहाँ मिलने वाले पेड़ों के नाम जरूर याद रखिएगा, रोजवुड, आबनूस, माहोगनी। ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए फेवरेट होते हैं। अब जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है सदाबहार वन जो हमेशा हरे रहते हैं, और दूसरी तरफ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी बचा सकें,
भारत में ज्यादातर यही वन पाए जाते हैं और बाघ, हाथी जैसे शानदार जानवर इन्हीं जंगलों की शान हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर ठंडे इलाकों यानी शीतोष्ण कटिबंध की ओर बढ़ते हैं तो वहां भी हमें सदाबहार और पर्णपाती दोनों तरह के वन मिलते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके बीच का फर्क और इनके इलाके जैसे कि पूर्वोत्तर अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। लोकेशन बेस्ड सवाल यहीं से बनते हैं। अब ये दो बहुत ही खास तरह के जंगल देखिए। एक है भूमध्य सागरीय वनस्पति जो सूखी गर्मियों को झेलने के लिए बनी है, इसीलिए यहाँ खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर खूब होते हैं। और दूसरी तरफ है शंकुधारी वन, इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये भयंकर बर्फीली सर्दियों के लिए बने हैं। इन दोनों का जो की फीचर है ना, वो है अडैप्टेशन, यानी अपने माहौल के हिसाब से ढल जाना। ये एक छोटा सा फैक्ट बेस्ड सवाल है, लेकिन कभी-कभी यही एक नंबर का फर्क डाल देता है। टाइगा का मतलब होता है शुद्ध या अछूता। ये नाम उत्तरी गोलार्ध के उन विशाल घने शंकुधारी वनों के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ मिलने वाले जानवर भी खास होते हैं, जैसे सिल्वर फॉक्स और मिंक, जिनकी मोटी फर उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है। तो चलिए अब घने जंगलों से बाहर निकलते हैं और चलते हैं दुनिया के खुले विशाल घास के मैदानों की तरफ। ये टेबल, ये समझिए कि आपके रिवीजन के लिए एक हाई यील्ड समरी है। सबसे बड़ा अंतर जो याद रखना है वो ये है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल जैसे कि सवाना, वहां की घास 3-4 मीटर तक ऊंची और मोटी होती है, जबकि शीतोष्ण घास स्थल जैसे कि प्रेयरी, वहां की घास छोटी और बहुत पौष्टिक होती है। और इसी घास के फर्क से तय होता है कि वहां जानवर कौन से मिलेंगे। और ये तस्वीरें उसी बात को बिल्कुल साफ कर देती हैं। देखिए, सवाना की ऊंची घास में जिराफ जैसे बड़े शाकाहारी जानवर आराम से रहते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रेरी की छोटी पौष्टिक घास बाइसन जैसे चरने वाले जानवरों के विशाल झुंडों के लिए एकदम परफेक्ट है। और अब चलते हैं धरती के कुछ सबसे मुश्किल इलाकों की तरफ, वो जगह जहां जीना एक चुनौती है। यहाँ दो बिल्कुल एक्सट्रीम क्लाइमेट्स की बात हो रही है। एक गर्म और सूखे रेगिस्तान, जहाँ पौधों की जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहरी चली जाती हैं और पत्तियां मोम जैसी होती हैं ताकि पानी का नुकसान कम हो। और दूसरा ध्रुवों के पास का बर्फीला टुंड्रा इलाका, जहाँ गर्मी बस नाम मात्र की होती है और वहाँ सिर्फ काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ ही उग पाती हैं। और जैसे पौधे वैसे ही यहाँ के जानवर भी खास हैं। ध्रुवीय भालू हो या सील, इनकी मोटी खाल और फर ही है जो इन्हें उस जानलेवा ठंड से बचाती है। इसी को हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश। और याद रखिए, एग्जाम में अक्सर जानवर और उनके हैबिटेट को मैच करने वाले सवाल आते ही हैं। ठीक है, तो हमने सारे बायोम तो समझ लिए, लेकिन ये चैप्टर यहाँ खत्म नहीं होता। अब आते हैं उस हिस्से पर जो मेंस के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, यानी मानवीय हस्तक्षेप और हमारी भूमिका। वापस सलीमा की कहानी पर आते हैं। उसके पिता ने उसे जो समझाया वो आज की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान खेती के लिए, घर बनाने के लिए जंगलों को साफ कर रहा है, और इसका असर सिर्फ पेड़ पौधों पर नहीं बल्कि उन पर निर्भर रहने वाले वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। तो अब सवाल उठता है कि ये सब एग्जाम के लिए क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, ये सीधे सीधे जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी और जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी से जुड़ता है। संरक्षण से जुड़े प्रयास, ये करंट अफेयर्स का हॉट टॉपिक है। तो प्रीलिम्स हो या मेंस, यहाँ से सवाल बनना तय है। और आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये जो प्राकृतिक वनस्पति का नक्शा हमने आज देखा, वो पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक बदलता हुआ, एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है। इसे जलवायु परिवर्तन और इंसान दोनों मिलकर हर रोज बदल रहे हैं। जरा सोचिए, आज से 50 साल बाद ये नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो मेंस के किसी ऐसे में या फिर इंटरव्यू में आपके सामने आ सकता है। कभी सोचा है कि हम इंसान जो कभी गुफाओं में रहते थे, आज इन बड़े बड़े जगमगाते शहरों तक आ कैसे गए? हाँ, ये सफर वाकई कमाल का है। मतलब साधारण सी गुफाओं से लेकर पूरी दुनिया में फैले इन बड़े बड़े शहरों तक। तो चलिए आज इसी सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं कि हमने ये सब किया कैसे। तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही बेसिक, एक बहुत ही बुनियादी जरूरत से, एक घर। बस्ती मतलब सीधी सी भाषा में वो जगह जहां लोग अपने घर बनाते हैं।
और सब कुछ शुरू हुआ एक सही जगह की तलाश से। मतलब ऐसी जगह जहां उपजाऊ मिट्टी हो, पानी आसानी से मिल जाए। बस वहीं से बस्तियां बसनी शुरू हुईं। और फिर हुई एक क्रांति, कृषि क्रांति। जरा सोचिए, खेती की शुरुआत ने तो जैसे सब कुछ ही बदल दिया। जो इंसान कल तक खाने की तलाश में भटकता था, वो अब फसलें उड़ाने लगा। और इसका नतीजा, हम एक जगह पर टिक गए। बस यहीं से इंसानी इतिहास ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। और जैसे ही हम बसे, दुनिया धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ थे गांव, जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, जो खेती, मछली पकड़ने और दस्तकारी के इर्द गिर्द घूमती थी। और दूसरी तरफ थे शहर, जहां व्यापार, नई नई चीजें बनाने का काम और तरह तरह की सेवाएं पनप रही थीं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हमारी अडैप्टेबिलिटी। इंसानों ने अपने घरों को हर मौसम और हर माहौल के हिसाब से ढाल लिया। मतलब जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां ढलान वाली छतें बना ली। जहां पानी जमा होने का डर था, वहां ऊंचे चबूतरों पर घर बनाए। और हद तो तब हो गई जब बर्फीले इलाकों में बर्फ से ही घर बना लिए, जिन्हें हम आज इग्लू के नाम से जानते हैं। कमाल है ना? चलिए, तो रहने का ठिकाना तो हो गया, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने थी। एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसे है? सामान कैसे ले जाना है? मतलब हमारी अगली बड़ी चुनौती थी दूरियों को कम करना। एक वक्त था जब कहीं भी जाने का सिर्फ एक ही जरिया था, पैदल चलना। सोचकर ही थकान हो जाती है ना? लेकिन फिर एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले एक गोल आविष्कार ने पूरी दुनिया की रफ्तार ही बदल कर रख दी, पहिया। अब सवाल ये उठता है कि जब पहिया आ गया तो हमें इतने अलग अलग साधनों की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सड़क भी, रेल भी, पानी के जहाज भी और हवाई जहाज भी। जवाब सीधा सा है, हर साधन एक अलग समस्या का हल था। कम दूरी के लिए सड़कें सबसे अच्छी थीं, भारी सामान को सस्ते में दूर तक ले जाने के लिए ट्रेनें बनी, और जब पूरी दुनिया में सामान भेजना था तो पानी के रास्ते से बेहतर कुछ नहीं था। और हाँ, जब सबसे जरूरी थी रफ्तार, तो हवा में उड़ने का रास्ता भी हमने खोज निकाला। और हमारी इंजीनियरिंग का कमाल तो देखिए, हमने धरती के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल इलाकों में भी सड़कें बना दी हैं। हिमालय में मनाली लेह हाईवे इसका एक जीता जागता उदाहरण है। खास तौर पर भारत जैसे विशाल देश के लिए रेलवे नेटवर्क किसी गेम चेंजर से कम नहीं था। पता है, एशिया में हमारा रेलवे नेटवर्क सबसे बड़ा है। इसी नेटवर्क ने बड़े पैमाने पर लोगों और सामान को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया और देश की तरक्की को एक नई रफ्तार दी। तो रहने के लिए घर हो गए, आने जाने के लिए गाड़ियां और ट्रेनें भी आ गईं। लेकिन कहानी का एक तीसरा और बहुत जरूरी हिस्सा भी बाकी था, और वो था कम्युनिकेशन, यानी विचारों और जानकारी को तेजी से एक दूसरे तक पहुंचाने का तरीका। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात, अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाना। सुनने में बहुत सिंपल लगता है ना? पर ये जो सिंपल सी प्रक्रिया है ना, इसके तरीके में हजारों सालों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आमने सामने की बातचीत से शुरू होकर ये सफर अखबार, रेडियो, टीवी तक पहुंचा। फिर आए सैटेलाइट्स, जिन्होंने कम्युनिकेशन को और भी तेज कर दिया। और आज हमारे पास है इंटरनेट, जिसने पूरी दुनिया को एक क्लिक पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो चलिए अब इन तीनों चीजों को, यानी बस्तियों, परिवहन और संचार को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इन तीनों ने मिलकर हमारी दुनिया की शक्ल ही बदल दी। अक्सर सुनने में आता है ना कि आज की दुनिया सिकुड़ रही है या दुनिया छोटी हो गई है। पर कभी सोचा है इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो सफर जिसे तय करने में कभी व्यापारियों को महीने लग जाते थे, वो आज हवाई जहाज से कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के दूसरे कोने में बैठे इंसान से हम सेकंडों में बात कर सकते हैं। व्यापार, कल्चर, खबरें, सब कुछ अब ग्लोबल हो चुका है। यही है दुनिया के सिकुड़ने का मतलब। तो असल में बस्तियां बसाने से लेकर चलने फिरने के साधन बनाने और फिर एक दूसरे से जुड़ने के तरीके खोजने तक, इन सब ने मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो आज पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ता है। लोगों को, सेवाओं को और संस्थानों को, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो गुफाओं से निकलकर आज हम ग्लोबल शहरों तक पहुंच गए हैं। पैदल चलने से शुरुआत करके सुपरसोनिक जेट तक बना लिए हैं। ये सफर वाकई में कमाल का रहा है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये सफर आज भी जारी है। और अब सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया और सिकुड़ती जाएगी, हमारा अगला कनेक्शन कैसा होगा? अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी नदी घाटियों को समझना कितना जरूरी है, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र।
तो आज हम इन दोनों की एक तुलनात्मक यात्रा करेंगे जो आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाली है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो दुनिया की दो सबसे बड़ी नदी घाटियां हैं, आखिर एक दूसरे से इतनी अलग क्यों है? हम देखेंगे कि इनका भूगोल, इनकी जलवायु और यहाँ के लोगों का रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से इतना अलग कैसे है, ताकि इनके बीच का फर्क आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले नदी बेसिन क्या होता है, इसकी बेसिक बातें जानेंगे। फिर अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र के जीवन की गहराई में उतरेंगे और आखिर में दोनों की सीधी तुलना करेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, ये कॉन्सेप्ट्स इन दोनों विशाल क्षेत्रों को समझने की नींव रखेंगे, इसलिए इन पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज होती क्या हैं। असल में ये वो छोटी छोटी नदियां और धाराएं हैं जो अपना सारा पानी एक मुख्य बड़ी नदी में लाकर मिला देती हैं और इसी से वो नदी एक विशाल जलधारा बन जाती है। तो जब एक मुख्य नदी और उसकी सारी सहायक नदियां मिलकर एक बहुत बड़े इलाके का पानी बहा कर ले जाती हैं, उस पूरे इलाके को ही हम नदी बेसिन कहते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट है जो एग्जाम्स में अक्सर आता है। अमेज़न बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अमेज़न बेसिन। ये भूमध्य रेखा के पास बसी एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। देखिए, अमेज़न बेसिन की भौगोलिक स्थिति ही इसे सबसे खास बनाती है। ये ठीक भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच फैला हुआ है और इसकी यही लोकेशन इसकी गर्म और नम जलवायु का सबसे बड़ा कारण है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। यहाँ की जलवायु की एक ही पहचान है, पूरे साल उमस भरी गर्मी। दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा ही रहता है और मजे की बात ये कि लगभग हर दोपहर बिना भूले भारी बारिश होती है। इसी चिपचिपी गर्मी और नमी ने यहाँ के जीवन को एक अलग ही रूप दिया है। इसी लगातार बारिश और गर्मी का नतीजा है ये घने वर्षावन, जिन्हें हम सब पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, है ना? यहाँ पेड़ इतने घने हैं कि उनकी पत्तियां और शाखाएं मिलकर ऊपर एक मोटी छत, जिसे कैनोपी कहते हैं, बना लेती हैं। इस वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती और नीचे हमेशा अंधेरा और नमी बनी रहती है। और इन्हीं अंधेरे नम जंगलों में बसती है जीवों की एक ऐसी दुनिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ आपको टुकन जैसे रंग बिरंगी चोंच वाले पक्षी मिलेंगे, टैपियर जैसे अजीब से जानवर मिलेंगे, साथ ही बंदर, स्लॉथ से लेकर अनगिनत तरह के सांप और कीड़े मकोड़े। ये सब इस बेसिन की शानदार जैव विविधता का सबूत हैं। अब यहाँ के लोग खेती के लिए खास तरीका अपनाते हैं जिसे कर्तन एवं दहन या स्लैश एंड बर्न कहते हैं। ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसमें होता ये है कि किसान जंगल के एक छोटे हिस्से को काटकर उसे जला देते हैं। उसकी राख से जमीन कुछ समय के लिए उपजाऊ हो जाती है और फिर वो वहाँ खेती करते हैं। इसी राख वाली उपजाऊ मिट्टी पर यहाँ के लोग टैपियोका, अनानास और शकरकंद जैसी फसलें उगाते हैं। इनके अलावा कॉफी और कोको जैसी कैश क्रॉप्स भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा हैं। और अगर इनके घरों की बात करें तो वो मलोका कहलाने वाले बड़े मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। अच्छा, तो अमेज़न की गर्म और नम दुनिया से निकलकर अब सीधा चलते हैं अपने घर, भारत के विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की ओर। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। अमेज़न के ठीक उल्टा ये बेसिन उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, जो 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है। और यही अक्षांशीय अंतर इसकी जलवायु, वनस्पति और जीवन शैली को अमेज़न से बिल्कुल अलग बना देता है। अमेज़न की एक जैसी जलवायु के बिल्कुल उलट यहाँ का जीवन पूरी तरह से मॉनसून की लय पर चलता है। यहाँ मौसमों का एक पूरा चक्र है, चिलचिलाती गर्मियाँ, फिर जीवन देने वाली बारिश और फिर ठंडी सर्दियाँ। यही मौसमी बदलाव यहाँ की खेती और संस्कृति को रूप देता है। इस बेसिन और अमेज़न में जो जमीन आसमान का फर्क है वो है यहाँ की आबादी। इसे समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। पश्चिम बंगाल में हर 1 वर्ग किलोमीटर में 900 से ज्यादा लोग रहते हैं,
सोचिए, यह दिखाता है कि इस क्षेत्र के संसाधनों पर इंसानों का कितना ज्यादा दबाव है। अब इतनी घनी आबादी का पेट भरने के लिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। मानसूनी बारिश से सींचे गए इन उपजाऊ मैदानों में धान और गेहूं जैसी मुख्य फसलें लहलहाती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और असम की ढलानों पर चाय के खूबसूरत बागान तो दुनिया भर में मशहूर हैं। इतनी घनी आबादी के बावजूद ये बेसन वन्य जीवन में भी बहुत समृद्ध है। इसके मैदानों में एक सींग वाला गैंडा घूमता है, जंगलों में शानदार बंगाल टाइगर दहाड़ता है और नदियों में मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये तो हमारी सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। इन्हीं के किनारों पर प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता जैसे हजारों साल पुराने शहर बसे हैं, जो आज भी भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र बने हुए हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां हम इन दोनों विशाल बेसिनों की आमने सामने तुलना करेंगे। ये सेक्शन रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये टेबल एक ही नज़र में सारे अंतर साफ कर देती है। चलिए फटाफट देखते हैं। लोकेशन अमेज़न भूमध्य रेखीय है, गंगा ब्रह्मपुत्र उपोष्ण। जलवायु अमेज़न में साल भर एक सी गर्मी और नमी, तो गंगा ब्रह्मपुत्र में मानसूनी मौसम का चक्र। वनस्पति अमेज़न में घने वर्षावन, तो यहाँ पर्णपाती यानी पतझड़ वाले पेड़। और सबसे बड़ा अंतर जनसंख्या। अमेज़न में आबादी न के बराबर है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र दुनिया के सबसे घने आबादी वाले इलाकों में से एक है। और आखिर में फसलें, जहां अमेज़न में टैपियोका और कोको हैं, वहीं यहाँ धान और गेहूं मुख्य हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ क्या है? सिर्फ एक चीज, लैटिट्यूड यानी अक्षांश। एक भूमध्य रेखा पर है और दूसरा उपोष्ण कटिबंध में। बस यही एक फैक्ट उनकी जलवायु से लेके वनस्पति और जीवन शैली तक सब कुछ तय कर देता है। एक सवाल जो आज सबसे जरूरी है, ये दोनों बेसिन्स करोड़ों लोगों और अनगिनत प्रजातियों की लाइफलाइन हैं, तो हम विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच वो संतुलन कैसे बनाएं जिससे इन जीवन देने वाली नदियों का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित रहे? ये सवाल सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि हम सबके आने वाले कल के लिए जरूरी है। कभी सोचा है, एक नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं होती, वो तो पूरी की पूरी सभ्यता की लाइफलाइन बन जाती है। आज हम यही समझने वाले हैं, दुनिया के दो अलग अलग कोनों से दो विशाल नदियों की कहानी के जरिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक नदी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो ये तय कर दे कि लोग क्या खाएंगे, कैसी घरों में रहेंगे और तो और उनका भविष्य कैसा होगा? चलिए निकलते हैं एक सफर पर और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले जमीन समझनी होगी, मतलब ये जानना होगा कि हमारी ये दोनों नदियां दुनिया के किन हिस्सों से गुजरती हैं। तो हमारी पहली लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जरा सोचिए, ये धरती का वो हिस्सा है जो इक्वेटर के एकदम पास है, मतलब साल भर सीधी धूप, जबरदस्त गर्मी और नमी। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न यहीं पर है। अच्छा, अब अमेज़न से निकलते हैं और हजारों मील का सफर तय करके पहुंचते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब ये जगह थोड़ी अलग है, यहाँ मौसम बदलता है और इसी इलाके में है भारत की जान, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां और उनकी घाटी। ठीक है, तो अब हमें दोनों लोकेशंस पता चल गई हैं। अब मजा आएगा इनकी सीधी टक्कर देखने में। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से कि इन दोनों घाटियों की जमीन और मौसम में आखिर जमीन आसमान का फर्क है तो है कैसे? और फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ है अमेज़न, जहां मौसम का मूड बदलता ही नहीं, मतलब साल के 365 दिन चिपचिपी गर्मी और लगभग रोज की बारिश। और दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, जहां मौसम का पूरा ड्रामा देखने को मिलता है। कड़कती गर्मी, फिर ठंडी सर्दियां और इन सब के बीच जोरदार मॉनसून। और देखिए, मौसम का ये जो फर्क है वो सिर्फ इंसानों पर ही असर नहीं डालता। वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ इसी मौसम के हिसाब से ढल जाते हैं। तो चलिए जरा झांक कर देखते हैं कि इन जंगलों के अंदर आखिर रहता कौन कौन है। अमेज़न की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। सोचिए, इतने घने जंगल कि सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और इसी अंधेरे और नमी वाले माहौल में मिलते हैं रंग बिरंगे ट्यूकान, पेड़ों पर आराम फरमाते स्लॉथ और पानी के अंदर एनाकोंडा और पिराना जैसे खतरनाक शिकारी।
और अब आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर, जो इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ जबरदस्त डाइवर्सिटी है। ऊंचे पहाड़ों पर देवदार के जंगल, तो नीचे मैदानों में साल और पीपल के पेड़। और हाँ, इसी इलाके में शान से घूमता है बंगाल टाइगर और एक सींग वाला गैंडा, जिन्हें ये खुला और बदलता हुआ माहौल ही पसंद है। तो ये तो हो गई प्रकृति की बात, लेकिन इंसानों का क्या? अब देखते हैं कि इन दो एकदम अलग-अलग माहौल ने वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी, उनके कामकाज और यहाँ तक कि उनके खाने पीने को कैसे शेप किया है। यहाँ तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। देखिए, अमेज़न में लोग क्या करते हैं? जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ किया, खेती की और फिर आगे बढ़ गए। इसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेन फॉरेस्ट की मिट्टी में ज्यादा दम नहीं होता, इसीलिए वहां लोग भी दूर दूर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा के मैदान, जहां हर साल बाढ़ अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। और यही वजह है कि यहाँ जबरदस्त खेती होती है और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। और सिर्फ खेती ही क्यों, घर बनाने का तरीका तक माहौल पर डिपेंड करता है। अमेज़न में लोग बनाते हैं मलोका। ये ना अपार्टमेंट जैसे बड़े घर होते हैं, जिनकी छतें एकदम खड़ी ढलान वाली होती हैं। अब सवाल है क्यों? सीधी सी बात है, ताकि जब जोरदार बारिश हो तो सारा पानी फटाक से नीचे बह जाए और घर बचा रहे। अच्छा, एक शब्द है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ये नंबर बहुत बहुत ज्यादा है। और वजह सिंपल है, यहाँ की उपजाऊ जमीन और पानी का भंडार इतनी बड़ी आबादी का पेट पाल सकता है। जबकि पहाड़ों में जिंदगी मुश्किल होती है तो वहाँ लोग कम रहते हैं। पर कहानी का एक और पहलू भी है जो थोड़ा चिंताजनक है। आज ये जो विकास की अंधी दौड़ चल रही है ना, उसने इन दोनों ही जगहों पर प्रकृति के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ कर रख दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। क्या विकास का मतलब हमेशा प्रकृति का विनाश ही होगा? क्या जीने का ये तरीका सस्टेनेबल है? क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा? अमेज़न की बात करें तो वहाँ का सबसे बड़ा खतरा है जंगलों का सफाया। हर साल विकास के नाम पर सड़कें बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इस कीमती जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो रहा है। तो एक तरफ अमेज़न में पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है, तो दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र की नसों में जहर घोला जा रहा है। मतलब शहरों और फैक्ट्रियों का सारा गंदा पानी बिना सोचे समझे सीधे इन नदियों में बहाया जा रहा है और ये उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और इसके जो नतीजे हैं ना, वो सच में डराने वाले हैं। अमेज़न में जंगल कटने से क्या हो रहा है? जो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत है वो बारिश में बह जाती है और जमीन बंजर हो रही है। और गंगा में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सूसू, जो एक तरह की अंधी डॉल्फिन है, वो बेचारा विलुप्त होने के कगार पर है। और ये वो जीव है जो सिर्फ साफ पानी का सिग्नल देता है। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानियों से हम सीखते क्या हैं? चलिए इस पूरी बात का जो निचोड़ है उसे समझते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है, जगहें भले ही अलग हों, नदियां अलग हों, लेकिन कहानी एक ही है। चाहे वो अमेज़न का घना जंगल हो या गंगा के खुले मैदान, एक सच नहीं बदलता कि हमारा पर्यावरण ही हमें बनाता है। इंसान और प्रकृति का रिश्ता अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यहीं पर ये सफ़र हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हमारा पर्यावरण हमें शेप देता है, हमें बनाता है, तो बदले में हम अपने पर्यावरण को क्या बना रहे हैं? इसका जवाब और भविष्य दोनों हमारे ही हाथों में हैं। आज बात करते हैं शीतोष्ण घासस्थलों में जीवन की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी और बीपीएससी जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, तो इसके हर पहलू को बहुत ध्यान से समझना जरूरी है। कभी सोचा है एक ऐसे घास के समुंदर के बारे में? सोचिए, जहां तक आपकी नजर जाए बस घास ही घास हो, एक भी पेड़ न दिखे, एक विशाल हरा भरा महासागर। बस यही है शीतोष्ण घास स्थल। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये घास स्थल होते क्या हैं। फिर हम दुनिया के दो मशहूर घास स्थलों प्रेयरी और वेल्ड की सैर करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे और हाँ, आखिर में वो सारे जरूरी फैक्ट्स देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि शीतोष्ण घास स्थल आखिर हैं क्या। तो देखिए, ये घास के मैदान आपको मिलेंगे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में,
मतलब महाद्वीपों के बिल्कुल अंदरूनी हिस्सों में। यहाँ की खासियत यह है कि सिर्फ घास ही उगती है, क्योंकि यहाँ का मौसम पेड़ों के लिए कुछ खास अच्छा नहीं होता। और हाँ, मौसम के हिसाब से ही दुनिया के घासस्थलों को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक शीतोष्ण यानी टेम्परेट और दूसरा उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल। ठीक है, अब आते हैं हमारी पहली केस स्टडी पर। हम बात करने वाले हैं उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी की। इन्हें एक खास नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का धान्यागार। अब ऐसा क्यों है, चलिए पता लगाते हैं। ये देखिए इस मैप को, ये है प्रेरी का विशाल फैलाव, एकदम सपाट हल्की ढलान वाले मैदान जो अमेरिका और कनाडा के बहुत बड़े हिस्से को कवर करते हैं। अब जरा इसकी लोकेशन को और करीब से देखते हैं। इसके पश्चिम में है रॉकी पर्वत और पूरब में ग्रेट लेक्स, और इस जमीन को सींचती हैं अमेरिका में मिसिसिपी और कनाडा में सस्केचुआन नदी की सहायक नदियां। बस इसी वजह से ये जगह खेती के लिए इतनी कमाल की है। यहाँ का मौसम बड़ा एक्सट्रीम है। इसे महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। सीधा सा मतलब है समंदर से दूर होने की वजह से तापमान में जबरदस्त फर्क देखने को मिलता है। गर्मियों में तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो काफी अच्छा है, लेकिन सर्दियों में पारा गिरकर -20 डिग्री तक पहुंच जाता है। सोचिए, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर। और इसी मौसम में एक बहुत ही खास हवा चलती है, चिनूक। ये गर्म हवा है जो सर्दियों में बहती है और कुछ ही देर में तापमान को बढ़ा देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? ये बर्फ को पिघला देती है, जिससे जानवरों को चरने के लिए जमीन मिल जाती है। ये नाम और इसका काम दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। जब हम प्रेरी की बात करते हैं तो एक जानवर का जिक्र जरूर होता है, अमेरिकन बाइसन या भैंस। ये यहाँ का मुख्य जानवर हुआ करता था, लेकिन इतने शिकार हुए कि लगभग खत्म ही हो गए। आज ये एक संरक्षित प्रजाति है। इनके अलावा कोयोट और गोफर जैसे जानवर भी यहाँ मिल जाते हैं। तो फिर से उसी सवाल पर आते हैं, प्रेरी को विश्व का धान्यागार क्यों कहा जाता है? वजह है यहाँ की साइंटिफिक खेती और आधुनिक मशीनें। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, इन सब की मदद से यहाँ इतने बड़े पैमाने पर गेहूं उगाया जाता है कि ये पूरी दुनिया को खिला सकता है। एक और दिलचस्प बात, इस इलाके के जो मूल निवासी थे वो अमेरिकी इंडियन थे, जिन्हें रेड इंडियन भी कहा जाता था। अपाचे, क्रो, क्री, ये सब जनजातियां इसी धरती की थीं। चलिए अब उत्तरी अमेरिका से एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं दक्षिण अफ्रीका। यहाँ के शीतोष्ण घासस्थलों का नाम है वेल्ड, और यहाँ की कहानी प्रेरी से बिल्कुल अलग है। यहाँ खेती नहीं बल्कि खनिज और पशुपालन का बोलबाला है। ये मैप वेल्ड की लोकेशन दिखा रहा है। ये दरअसल 600 से 1100 मीटर की ऊंचाई वाले पठार हैं जो दक्षिण अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैले हुए हैं। इसकी बाउंड्रीज भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। पूरब में है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत और पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान, और यहाँ बहती हैं ऑरेंज और लिम्पोपो नदियाँ। इसकी ऊंचाई का यहाँ के मौसम और पेड़ पौधों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। प्रेरी के एक्सट्रीम मौसम के बिल्कुल उलट वेल्ड का मौसम काफी नरम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हिंद महासागर के पास हैं। यहाँ सर्दियाँ ठंडी और सूखी होती हैं और गर्मियाँ छोटी और खुशनुमा। दोनों में कितना बड़ा फर्क है ना? तो यहाँ का सबसे जरूरी काम क्या है? वो है भेड़ पालन। और भेड़ें भी पाली जाती हैं खासकर ऊन के लिए। मेरिनो भेड़, ये नाम सुना होगा। ये यहीं की एक बहुत पॉपुलर प्रजाति है। इसकी ऊन इतनी गर्म होती है कि दुनिया भर में इसकी डिमांड है, और इसी ने यहाँ एक बड़ी ऊनी इंडस्ट्री को जन्म दिया है। भेड़ पालन के अलावा वेल्ड असल में एक खजाना है, खनिजों का खजाना। किम्बरले शहर का नाम हीरों की खानों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, और जोहान्सबर्ग, उसे तो दुनिया की सोने की राजधानी यानी गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। सोचिए, सोने और हीरे के खनन ने इस पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी। तो अब हमने प्रेरी और वेल्ड दोनों को देख लिया है। चलिए एक क्विक कंपैरिजन करते हैं ताकि सारे पॉइंट्स एक साथ क्लियर हो जाएं। रिवीजन के लिए ये बेस्ट तरीका है। तो देखिए स्क्रीन पर सब कुछ कितना क्लियर है। एक तरफ उत्तरी अमेरिका, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका। एक जगह एक्सट्रीम महाद्वीपीय जलवायु, दूसरी जगह नरम समुद्री प्रभाव वाली जलवायु। एक जगह की अर्थव्यवस्था गेहूं पर टिकी है तो दूसरी जगह की भेड़ पालन और खनन पर। और खनिज भी देखिए, प्रेरी में कोयला और लोहा तो वेल्ड में सोना और हीरा। मतलब हर चीज में जमीन आसमान का अंतर है। चलिए अब फटाफट कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं। ये है प्रेरी के कुछ बड़े शहर। अमेरिका में शिकागो, मिनियापोलिस और कनाडा में एडमॉन्टन, कैलगरी। ये सब आज बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब बन चुके हैं।
इन्हीं शहरों से इस इलाके की आर्थिक तरक्की चलती है। और ये मशीन, इसे कहते हैं कंबाइन। इसका नाम ही इसका काम बताता है। ये जुताई, बुआई और फसल की कटाई, ये सारे काम अकेले ही कर लेती है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से प्रेरी में खेती इतने बड़े स्केल पर हो पाती है। एक सवाल, जिस तरह से दुनिया की आबादी बढ़ रही है, खाने और खनिजों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, इन विशाल घास के मैदानों का भविष्य क्या होगा? क्लाइमेट चेंज इन्हें कैसे बदलेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचना बहुत ज़रूरी है। दुनिया के सबसे मुश्किल, सबसे चरम माहौल में जिंदगी कैसी होती होगी? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे चिलचिलाती गर्मी और जमा देने वाली ठंड, दोनों ही जगहों पर जिंदगी सिर्फ सांस नहीं लेती, बल्कि कमाल के तरीकों से फलती फूलती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई रेगिस्तान शब्द कहता है तो मन में सबसे पहली तस्वीर क्या बनती है? शायद मीलों दूर तक फैली रेत और सिर पर चमकता सूरज, है ना? हाँ, ज्यादातर लोगों के मन में कुछ ऐसी ही तस्वीर आती है। हम सहारा के बारे में सोचते हैं, एक विशाल, गर्म और रेतीला इलाका। यही तो है रेगिस्तान की एक आम छवि। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये भी एक रेगिस्तान है तो ये तो शायद उस छवि से बिल्कुल मेल नहीं खाता जो अभी मन में थी। सही कहा ना? ये है लद्दाख, एक ठंडा और सूखा रेगिस्तान। सहारा से बिल्कुल अलग दिखता है, पर यकीन मानिए ये भी उतना ही चरम है। तो फिर इन दोनों जगहों में आखिर कॉमन क्या है? तो सबसे जरूरी बात यह है, रेगिस्तान की पहचान गर्मी से नहीं, पानी की कमी से होती है। ये ऐसे सूखे इलाके हैं जहां या तो बेहिसाब गर्मी होती है या फिर जमा देने वाली ठंड, और पेड़ पौधे ना के बराबर। चलिए इन दो अलग अलग दुनियाओं को और करीब से जानते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होती है दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान सहारा से। ये नाम सुनते ही एक विशालता और गर्मी का एहसास होता है। सहारा उत्तरी अफ्रीका के एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ है, और ये एक दो नहीं, पूरे 11 देशों को छूता है। इसका आकार इतना बड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। पता ये कितना बड़ा है? भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.5 गुना। जरा सोचिए, ये एक अविश्वसनीय रूप से विशाल क्षेत्र है जो रेत, बजरी के मैदानों और चट्टानी पठारों से ढका हुआ है। यहाँ का मौसम बस पूछिए मत। दिन में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, मतलब इतना गर्म कि रेत और पत्थर भी जलने लगते हैं। वहीं रातें 0 डिग्री तक ठंडी हो सकती हैं, और बारिश वो तो यहाँ लगभग होती ही नहीं है। लेकिन एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताऊं, सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले ये एक हरा भरा मैदान हुआ करता था। गुफाओं में बनी पुरानी पेंटिंग्स में नदियां, हाथी और शेर तक दिखाई देते हैं। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हमारी धरती की जलवायु कितनी नाटकीय रूप से बदल सकती है। फिर भी इस मुश्किल माहौल में जिंदगी पनपती है। कैक्टस और खजूर के पेड़ पानी के बिना गुजारा करते हैं, जबकि ऊंट, लकड़बग्घे और बिच्छू गर्मी को मात देने के लिए ही बने हैं। ऊंट तो यहाँ जीने की कला में माहिर है, जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। तो यहाँ इंसान कैसे रहते हैं? यहाँ के लोगों ने भी खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लिया है। बेदुइन और तुआरेग जैसी खानाबदोश जनजातियां ऊंट, भेड़ और बकरियां पालती हैं। जिंदगी पानी के स्रोतों के आसपास टिकी है, जिन्हें मरुद्यान या ओएसिस कहते हैं, जहां खजूर के पेड़ भी उगते हैं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं। सहारा की झुलसा देने वाली गर्मी से निकलकर अब हम पहुंचते हैं भारत में स्थित लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर। लद्दाख महान हिमालय के बीच बसा है। ये पहाड़ों की वृष्टि छाया में है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ बारिश वाले बादलों को रोक लेते हैं, जिससे ये क्षेत्र ठंडा और बेहद सूखा रह जाता है। यहाँ की ठंड उतनी ही जबरदस्त है जितनी सहारा की गर्मी। जहाँ सहारा में पारा 50 डिग्री तक पहुंच सकता है, वहीं लद्दाख में सर्दियों की रातें -40 डिग्री तक गिर जाती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां तेज धूप से आपकी स्किन जल सकती है और उसी वक्त बर्फीली हवा आपको जमा सकती है। और फिर भी इस जमा देने वाली ठंड के बीच भी जीवन मौजूद है। यहाँ विलो और चिनार के पेड़ मिलेंगे, जंगली बकरियां और भेड़ें भी। लेकिन इस जगह का असली हीरो है याक, घने बालों वाला एक मजबूत जानवर जो दूध, मांस और सामान ढोने के काम आता है। इसके बिना यहाँ जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से बौद्ध और मुस्लिम हैं। इस क्षेत्र की संस्कृति भी बहुत अनोखी है और यहाँ कई मशहूर बौद्ध मठ हैं जिन्हें गोम्पा कहा जाता है, जैसे कि ये थिक्से मठ। ये मठ शांत और खूबसूरत घाटियों में बसे हुए हैं।
और एक मजेदार फैक्ट, क्रिकेट के कुछ बेहतरीन बल्ले लद्दाख में उगने वाले विलो यानी सरपत के पेड़ों की लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। किसने सोचा होगा कि एक ठंडे रेगिस्तान का क्रिकेट से ऐसा कोई कनेक्शन भी हो सकता है? तो एक तरफ क्रिकेट बैट, दूसरी तरफ रेगिस्तान का जहाज ऊंट। ये दोनों रेगिस्तान एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? तो आखिर इनकी तुलना कैसे की जाए? देखिए, इस टेबल से सब कुछ साफ हो जाता है। जगह, मौसम, मुख्य जानवर, ऊंट बनाम याक, सब कुछ अलग है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है, पानी की कमी और उस कमी के साथ तालमेल बिठाकर जीने की कमाल की क्षमता। तो इन दोनों उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, माहौल चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जिंदगी हमेशा एक रास्ता खोज ही लेती है। ये वाकई में प्रकृति की सबसे बड़ी खूबी है। चाहे झुलसा देने वाली रेत हो या जमा देने वाले पहाड़, जिंदगी न सिर्फ वहां टिकी रहती है बल्कि उन मुश्किल हालात में ढलकर अपनी एक खास जगह भी बना लेती है। एक तरफ सहारा का हरा भरा मरुद्यान है और दूसरी तरफ लद्दाख का शांत मठ। दोनों ही अपने अपने तरीके से जिंदगी के केंद्र हैं, सबसे मुश्किल हालात में उम्मीद और स्थिरता के प्रतीक। लेकिन ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, जलवायु परिवर्तन और आधुनिकीकरण के साथ, इन नाजुक जगहों और यहाँ रहने वाले लोगों की सदियों पुरानी जीवन शैली का भविष्य क्या होगा? आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, दो ऐसी दुनियाओं में जिनका नाम तो एक है रेगिस्तान, पर मिजाज बिल्कुल अलग। एक वो जहां सूरज आग उगलता है और दूसरा जहां सब कुछ बर्फ बन जाता है। अच्छा, जब भी कोई रेगिस्तान शब्द बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? मेरे ख्याल से मीलों तक फैली रेत, है ना? ऊपर तपता हुआ सूरज और शायद ऊंटों की एक लाइन। पर क्या वाकई हर रेगिस्तान ऐसा ही होता है? चलिए आज इसी सोच का थोड़ा बदलते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेगिस्तान होता क्या है। देखिए, इसकी असली पहचान गर्मी से नहीं बल्कि सूखेपन से होती है। मतलब जहां बारिश बहुत कम हो और पेड़ पौधे ना के बराबर। और हाँ, तापमान वो बहुत ज्यादा गर्म भी हो सकता है और बहुत ज्यादा ठंडा भी। तो चलिए इसी परिभाषा को थोड़ा और खोलकर समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन सी चीज किसी जगह को रेगिस्तान बनाती है। तो हमारी आज की कहानी के दो हीरो हैं, सहारा और लद्दाख। एक है उत्तरी अफ्रीका का तपता हुआ गर्म रेगिस्तान और दूसरा है हिमालय की गोद में बसा बर्फीला ठंडा रेगिस्तान। नाम दोनों का एक, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग। तो शुरुआत करते हैं उस रेगिस्तान से जिसकी तस्वीर हम सबके दिमाग में छपी हुई है, सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। जरा इसका साइज तो देखिए, 8.54 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये भारत के कुल एरिया से दोगुने से भी ज्यादा बड़ा है। सोचकर भी अजीब लगता है ना, कितना विशाल होगा ये। और ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये इतना बड़ा है कि पूरे 11 देशों की सीमाओं को छूता है। ये सिर्फ रेत नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका की एक बहुत बड़ी हकीकत है। और सहारा का तापमान वो तो गजब का है। दिन में गर्मी ऐसी कि पारा 50 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला जाए और रात होते होते वही तापमान गिरकर 0 डिग्री पर आ जाता है। सोचिए, एक ही दिन में उबलती गर्मी और जमा देने वाली ठंड। लेकिन रुकिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। जी हाँ, गुफाओं में जो पुरानी पेंटिंग्स मिली है ना, उनसे पता चलता है कि ये जगह कभी हरी भरी हुआ करती थी। यहाँ नदियां बहती थीं, मगरमच्छ रहते थे। क्लाइमेट चेंज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए अब सहारा की इस चिलचिलाती धूप से निकलते हैं और चलते हैं हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, लद्दाख की तरफ, जो एक बिल्कुल ही अलग किस्म का रेगिस्तान है। लद्दाख की लोकेशन ही अपने आप में बहुत खास है। ये महान हिमालय में बसा है जिसके एक तरफ काराकोरम की पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ ज़ांस्कर की। इन्हीं के बीच छिपा है ये ठंडा रेगिस्तान। वहाँ के लोग इसे खापा चांद भी बुलाते हैं। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? बर्फ की भूमि। नाम से ये सब कुछ साफ हो जाता है। अब जरा यहाँ के टेम्परेचर पर गौर कीजिए। गर्मियों में दिन में पारा मुश्किल से 0 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर जाता है और सर्दियों की रातों में तो ये -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। मतलब हाड़ कंपा देने वाली ठंड। तो सवाल ये उठता है कि इन दो एकदम अलग और मुश्किल माहौल में जिंदगी कैसे चलती है। आइए अब देखते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों ने खुद को इन हालात में कैसे ढाला है। अगर पेड़ पौधों की बात करें
तो सहारा में आपको मिलेंगे कैक्टस और खजूर जैसे कांटेदार पौधे जो पानी बचा कर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख की घाटियों में आपको शरपत यानी विलो और पॉपुलर जैसे पेड़ मिलेंगे जो ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं। और हाँ, सेब और खुबानी भी। जानवरों में भी ऐसा ही फर्क है। सहारा में आपको ऊंट और लोमड़ी मिलेंगे जो जबरदस्त गर्मी झेल सकते हैं, और लद्दाख में वहां आपको मिलेंगी जंगली भेड़ें, बकरियां और याक जिनके शरीर पर मोटी खाल होती है जो उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाती है। और इंसान, सहारा में आपको मिलेंगी बेदुइन और तुआरेग जैसी जनजातियां जो एक जगह टिककर नहीं रहती, अपने जानवरों के साथ घूमती रहती हैं। इसके बिल्कुल उलट लद्दाख में लोग पक्के घरों और मठों में रहते हैं। यहाँ बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग एक साथ बसते हैं। अच्छा, इन दोनों रेगिस्तानों की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानते हैं जो इन्हें और भी ज्यादा खास बनाते हैं। एक सवाल है, क्या किसी को पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नखलिस्तान यानी ओएसिस कहाँ है? रेगिस्तान के बीच में वो हरी भरी जगह? तो जवाब है मोरक्को में। इसका नाम है टेफिलट मरुद्यान। ये सहारा का ही एक हिस्सा है और पता है कितना बड़ा है? पूरे 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रेगिस्तान के बीचों बीच जिंदगी का इतना बड़ा सबूत। अच्छा, एक और सवाल, ये क्रिकेट से जुड़ा है। जो सबसे बढ़िया क्रिकेट बैट होते हैं वो किस लकड़ी से बनते हैं? इसका जवाब है शरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से। और ये कमाल का पेड़ उगता है लद्दाख की ठंडी ठंडी घाटियों में। जरा सोचिए, एक ठंडे रेगिस्तान का पेड़ दुनिया के सबसे पॉपुलर खेलों में से एक का कितना जरूरी हिस्सा है। तो इस सब से हम क्या समझे? यही कि रेगिस्तान की पहचान उसकी गर्मी या ठंड से नहीं होती। उसकी असली पहचान है वहाँ पानी की कमी, और उससे भी बढ़कर वहाँ के जीवन की वो कमाल की ताकत जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीने का रास्ता निकाल ही लेती है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, हमारी इस धरती पर ऐसी और कौन-कौन सी जगह हैं जो हमें देखने में तो खाली या बंजर लगती हैं, पर असल में अपने अंदर कहानियों और जिंदगी का एक पूरा समंदर समेटे हुए हैं?